नमस्ते और बोधि समाचारों के अगले अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बोधि समाचार संक्षिप्त व सारगर्भित। वेलकम टू द प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग बोधि न्यूज, द नेक्स्ट एपिसोड. Once again, we are back with our analysis of 5 different issues of current affairs and general knowledge, useful for professionals, learners, students preparing for competitive exams, homemakers, school students, and anyone with an open mind and the willingness to learn. Bodhi News is brought to you by Bodhi Booster, the knowledge portal for learners and achievers. बोधि समाचार आप तक लेकर आए हैं बोधि बूस्टर, ज्ञान साधकों के लिए श्रेष्ठ पोर्टल, जो लेकर आए हैं पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी. इन यूआरएल्स पे जाके आप और रिसोर्सेज भी प्राप्त कर सकते हैं. अलग अलग स्रोतों से हम आपके लिए लेख लेकर आते हैं. आज से हमने लाइव मिंट पर भी ध्यान देना शुरू किया है. 1 या 2 दिन में इनके आर्टिकल्स भी हम कवर करना शुरू करेंगे. दीज आर सम ऑफ द गुड रिसोर्सेज दैट वी कीप रोटेटिंग इन आवर एनालिसिस and you will be surprised by the sheer range and depth of the colorful bouquet we are creating for you. यदि आप हमारे साथ कुछ महीनों तक जुड़े रहे तो इतनी वास्ट वैरायटी में कंटेंट आपके पास रेडी हो जाएगा कि आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एग्जाम के लिए एक बेसिक लेवल तक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे. द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, बोधि न्यूज इज एब्सोल्युटली फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन. ये रहे आज के हमारे 5 संपादकीय लेख जिन पर हम गहराई से नजर डालेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पब्लिक लैंड होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज. Then we will move on to the disability legislation and action plan ahead. Then Trump, China, India, Asia Pacific, a geostrategic analysis. Delhi's Aam Aadmi Party government and the education management system they are following. And finally, BCCI nearing the end game, Supreme Court and the Lodha Committee issue. जैसा मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई भी विषय पढ़ें, कोई भी संपादकीय लेख पढ़ें, हमेशा ये सोचें कि मेरे कौन कौन से क्षेत्रों में ज्ञानवर्धन इससे हो रहा है. द वेरियस areas that are being covered respectively by these 5 articles. Today, for the first one, जिसमें हम सार्वजनिक भूस्वामित्व सरकारी निकायों द्वारा, गवर्नेंस यानी कि प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग सार्वजनिक नीति निर्धारण, पॉलिटिक्स राजनीति, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इस तरह से ये 5 टॉपिक्स में इन विषयों से संबंधित आपकी जानकारी सुदृढ़ होती जा रही है. ठीक है, ये अप्रोच समझ में आ गई आपको. अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू गेट योर अप्रोच राइट, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन फॉल इन प्लेस. अपनी बोधि न्यूज नोटबुक रेडी रखें, हर चीज लिखते चलें. क्यों हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने नोट्स बनाएं? बिकॉज हैंड राइटिंग इज अ स्किल विच टेक्स टाइम. Not just the speed, but the beauty part of it and the concise bulleted listing skill in it. और यदि आपकी लेखनी सुंदर है और त्रुटि रहित है तो याद रखें आपको जीवन में बहुत फायदा होगा. कई बच्चे ये मानते हैं कि अब तो हैंड राइटिंग का जमाना चला गया, अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज है. You are in for a very serious surprise later on in your career where you will realize that although handwriting may not really inhibit or impede any major leg of your career, but if you have a good handwriting, it will definitely prove to be a boon and an asset. It never goes waste. आप अपने अनुभव से कुछ सीख जाएंगे. तो ये रहे बोधि समाचारों की विशेषताएं, और ये 6 विशेषताएं आपके सहयोग से और मजबूत होती जा रही हैं. The only thing that keeps us going, as we repeatedly say, is योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड योर इन्वॉल्वमेंट. वो बनाए रखिए और हमें मोटिवेट करते चलिए. आज का हमारा पहला एडिटोरियल हम ले रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से. दिस इज द फर्स्ट एडिट दैट वी वुड टेक, एंड एज आई सेड, दिस इज फ्रॉम पब्लिक लैंड होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज बैकग्राउंड. तो आज का हमारा पहला एडिट है, एंड द प्लॉट्स थिकन. प्लॉट्स थिकन एक अंग्रेजी भाषा का इडियोमैटिक यूजेज है जिसका मतलब होता है षड्यंत्र गहरा गया. हालांकि यहां पर प्लॉट्स से ऑथर का आशय फिजिकल प्लॉट्स ऑफ लैंड से ही है. बट व्हाई दिस प्ले ऑफ वर्ड्स? ये प्ले ऑफ वर्ड्स इसलिए किया गया है क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी मैनेजमेंट, राजकोषीय नीति प्रबंधन में यदि आप अपने भूस्वामित्व प्रबंधन को ढंग से देख लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. अदरवाइज द प्लॉट्स आर थिकनिंग. इंडिया नीड्स टू मैनेज इट्स पब्लिकली हेल्ड लैंड होल्डिंग्स विद मोर डिलीजेंस एंड डेटा. क्या मतलब भैया इतने जटिल से अंग्रेजी वाक्य का? भारत को अपने सार्वजनिक भूस्वामित्व के पार्सल्स को अधिक आंकड़ों की मदद से और अधिक मेहनत से प्रबंधन करने की आवश्यकता है.
इसकी समरी आपको बता देता हूं 1 मिनट में क्विकली, उसके बाद ये 7 पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये आप लिखते भी चलें और फ्री पीडीएफ आप news.bodhibooster.com से अवश्य डाउनलोड करके अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते चलिए। देखिए, इन इंडिया जस्ट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट इन द लीगल सिस्टम, सिमिलरली इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया other than some other religious bodies, which is a very surprising fact। भारत में जिस प्रकार सरकार सबसे ज्यादा मुकदमों में एक पार्टी होती है, उसी प्रकार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अगर जोड़ लें तो उनके पास जितना भूस्वामित्व है, जितने एकड़ों का, तो वो सबसे बड़ा भूस्वामी बन जाएगी। हाँ, कुछ धार्मिक संस्थान और हैं जिनके पास भी बहुत बड़ी तादाद में जमीनें हैं, अभी हम सरकार पे ध्यान देंगे। यदि इन भू स्वामित्व के पार्सल्स को, इफ दीज लैंड होल्डिंग पार्सल्स आर मैनेज्ड प्रॉपर्ली एंड व्हाटएवर पार्सल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रोडक्टिवली टुडे आर सोल्ड इन द मार्केट, देन अ लॉट ऑफ फिस्कल स्ट्रेस कैन एक्चुअली ईज आउट। यदि भारत सरकार इन जमीन के टुकड़ों को, पार्सल्स को, जिन पर किसी भी तरह का कोई उत्पादक कार्य नहीं हो रहा है, मार्केट में बेचने के लिए ले आए, तो इतना पैसा सरकार के पास आ जाएगा कि एक लंबे समय तक, कम से कम अल्पकाल में, बहुत सारा राजकोषीय तनाव और दबाव कम हो जाएगा। ठीक है, आपको समरी समझ में आ गई? तो ये एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, इसलिए हम लेकर आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा एक बहुत ब्रॉड रेंज कवर हो, ताकि हर प्रकार की परीक्षा में आपके पास लिखने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य हो। India's central ministries plus the state governments plus the local bodies hold huge amounts of public lands। आपको पता ही है, भारत में सरकारें 3 स्तरीय चलती हैं। It's a 3-tier government structure in India। Central ministries, Government of India, केंद्र सरकार, ये सबसे पहला स्तर होता है सरकार का भारत में। State governments, it's the 2nd tier, ये दूसरा स्तर है। और सबसे निचले स्तर पर 1992 के बाद के संविधान संशोधनों से जो पंचायती राज को कानूनी अमली जामा पहना दिया गया, उसके बाद आते हैं लोकल बॉडीज, यानी कि स्थानीय निकाय। इसमें हो जाते हैं अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, और ये लाखों की तादाद में है। होल्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक लैंड, तो इनके पास विशाल सार्वजनिक भूमि है। टॉप नेम, तो भारत में कौन है भैया सबसे बड़े लैंड होल्डर्स? 13 मेजर पोर्ट ट्रस्ट, 1 लाख हेक्टेयर्स। 13 प्रमुख पोर्ट यानी बंदरगाह न्यास, 1 लाख हेक्टेयर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI, 20,400 हेक्टेयर। भारतीय रेल, 43,000 हेक्टेयर। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 7 लाख एकड़, जिनमें से बहुत कुछ कैंटोनमेंट एरिया के बाहर भी है। सो ऑल अ ह्यूज वैल्यू लाइज हिडन। तो इन सब लैंड पार्सल्स को जोड़ दें तो कितना इसमें मूल्य छुपा पड़ा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वैल्यूएशन की प्रोसेस बहुत जटिल है। मूल्यांकन, यदि आज कोई पूछे कि भाई भारत में इस तरह की सरकारी भूमियों का कुल मूल्यांकन कितने हजार करोड़ रुपए है, तो वो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्यों है? नंबर 1, एब्सेंस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इन्फो, सार्वजनिक रूप से सूचनाएं उपलब्ध ही नहीं है। इनकम्प्लीट पब्लिकली अवेलेबल इन्फो ऑन एग्जिस्टिंग लीजिंग डील, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरह के पट्टेदारी समझौते किए हुए हैं, लीज एग्रीमेंट, उस पर कोई एक कंसोलिडेटेड पोर्टल तो है ही नहीं जहां पता चल जाए एक बटन दबाकर। आज की पीढ़ी को बड़ा दुख होगा जिसको एक बटन दबाकर सब कुछ पाने की आदत है सोशल मीडिया में। भारत सरकार तो उसमें बिल्कुल यकीन नहीं करती, वो तो बोलती है कि बल्कि और जितने बटन दबाने उतने दबाएंगे। Third, few public land transactions done openly and competitively rather than privately negotiated। तो होता क्या है कि कुछ ही सार्वजनिक भूमियों को खुले और प्रतिस्पर्धी सौदों के रूप में किया जाता है, तो जनता को जानकारी मिलेगी कहाँ? यहाँ जनता से आशय है एनालिटिकल काम करने वाली संस्थानें, दोज पब्लिक बॉडीज और इवन प्राइवेट बॉडीज दैट एक्चुअली डू एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्रिएशन, फॉलो अप, इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा। 4th, गवर्नमेंट्स मस्ट, ये अब ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में, गवर्नमेंट्स मस्ट डिस्पोज सरप्लस लैंड पार्सल्स फ्रीइंग अप ह्यूज फिस्कल रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट्स एल्सवेयर, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स क्रिएशन। तो सरकारों को क्या करना चाहिए? ऑथर का क्या कहना है कि भैया विशाल वित्तीय संसाधनों को अलग जगहों पर अन्यत्र निवेश के लिए मुक्त कर देने के लिए सरकारों को वो भूखंड बेच देने चाहिए जहां कोई उत्पादक काम हो ही नहीं रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भारत सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट ला रही है, जो चीन ने
1980 के दशक में अपने तटीय क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाकर दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग का तहलका मचा दिया, निर्यात का तहलका मचा दिया, लगभग $4 ट्रिलियन की फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा कर ली। भारत अब उस मॉडल की तरफ बढ़ने का प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह ने यह कोशिश की है कि वहां पर एक कोस्टल इकोनॉमिक बेल्ट पूरी तैयार की जाए, जिसका नाम है सागर माला। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर और ढूंढ सकते हैं। Issue is not fifth point whether such sale be done, but proper professional governance rather than handing management to committees of secretaries. Very bad idea. ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको इससे जुड़ा एक दूसरा संदेश और देने वाला हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे विक्रय होने चाहिए या नहीं। ऑथर कहते हैं सरकारों को तो ये सेल करना ही चाहिए। मुद्दा ये है कि आप वो बिक्री करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक एम्पावर्ड कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बना दोगे। सेक्रेटरीज यानी आईएएस ऑफिसर्स। मुद्दा सचिवों की समितियों को ऐसे प्रबंधन सौंपने का नहीं है, वो तो बहुत बुरा विचार है। आप एकदम प्रोफेशनल गवर्नेंस कीजिए, पेशेवर प्रशासन लेकर आइए। देखिए, भारत में जो एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जितनी बड़ी प्रवेश परीक्षा उतनी बड़ी सफलता और उतना बड़ा देश का कायाकल्प। यदि ऐसा हुआ होता तो भारत तो स्वर्ग बन ही गया होता ना 70 सालों में। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आईआईटीज हैं, आईआईएम्स है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, हजारों हजारों ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से ये सब किया है। लेकिन भारत की जमीनी स्थिति पर क्या हमें असर दिखाई दे रहा है? बहुत कम दिखाई दे रहा है। समझने लायक बात यह है कि ये गैप कहां आता है। 6 स्टेप्स सजेस्टेड। तो ऑथर ने क्या कदम सुझाए हैं? प्रिपेयर अ फुल इन्वेंट्री ऑफ पब्लिक लैंड विद ऑल टेक्निकल डिटेल। सबसे पहले तो भैया पूरा एक इन्वेंट्री बना लो। इन्वेंट्री यानी वस्तुओं की सूची, भंडार की सूची। सेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्सेस सरप्लस पब्लिक लैंड। अतिरिक्त भूमि को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए केंद्रीयकृत प्रक्रिया बनाओ, नहीं तो झगड़ों में उलझ के रह जाएंगे। हेंस सेंट्रलाइज। थर्ड, कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स एंड रिव्यू सो दैट वी नो हाउ मच वैल्यू लाइज वेयर। लेखा परीक्षण और समीक्षाएं आवश्यक हैं। फाइनली ही सम्स अप सेइंग प्रॉपर्टीज विद नो एफिशिएंट पब्लिक यूज मस्ट बी पुट इन द मार्केट फॉर रेंट, लीज और आउटराइट सेल। ये इसका पूरा जिस्ट है, सार है कि जिन भी जमीन के टुकड़ों का, भूखंडों का कोई भी ऐसा उत्पादक सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकता, तो भैया उनको आप निकाल दीजिए। I hope this is clear. So this specific issue that we have taken is public land holdings of government bodies, governance, public policy making, politics, administration, etc. In very simple language, the author has explained what is otherwise a very dreary, boring, dry topic. Okay, we move on. We move on to the second analysis for today. But before that, a good news. We are launching an absolutely brand new service under the Bodhi Booster portal, बोधि भाषा। बहुत दिनों से कई छात्रों ने हमसे ये लगातार निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है कि हम अंग्रेजी सिखाने के लिए भी कुछ संसाधन उपलब्ध कराएं। तो आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बोधि भाषा, इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल, सरल, सहज और उपयोगी, ये सेवा तुरंत ही स्टार्ट होने वाली है। इसमें हम आपको अलग अलग तरीके से, जिसमें कि बोधि न्यूज में लिए हुए एडिटोरियल्स में से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य और शब्दों की भी मदद लेंगे, अंग्रेजी बहुत ही सरल, सहज और उपयोगी तरीके से सिखा देंगे। वी विल बी कवरिंग सर्टन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड यूजेज एस्पेक्ट्स इवन फ्रॉम बोधि न्यूज एंड एक्चुअली फ्रॉम मच मोर यूजिंग सोर्सेज विच आर बियॉन्ड दैट ऑल्सो। And we will be covering English from an easy, spontaneous and practical perspective. तो आप इसका भी पूरा लाभ उठाएं। बहुत जल्दी इसकी वेबसाइट की भी घोषणा हो जाएगी, आप पीडीएफ वगैरह देखते चलिएगा। बोधि भाषा, इजी, स्पॉन्टेनियस, प्रैक्टिकल। और ये हमारे छात्रों के सजेशंस और सुझाव के आधार पर ही हम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते, महीने और वर्षों में ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सेवा सभी छात्रों के लिए बन जाएगी। और निश्चित तौर पर बोधि भाषा ओपन हमेशा निःशुल्क रहेगा। वी कम टू द सेकेंड एडिट, पार्लियामेंट सेशंस रिडीमिंग फीचर। 4 शब्द हैं इसमें। पार्लियामेंट यानी कि संसद, सेशन यानी कि सत्र, रिडीमिंग यानी वो ऐसा कदम जिससे आपकी दूसरी गलतियों को माफ किया जा सके, यानी मोक्षदायी, और फीचर यानी कि उसका एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट, उसका एक पहलू। तो क्या था भैया संसद के शीतकालीन सत्र का मोक्षदायी पहलू? पूरा धुल गया सत्र तो विमुद्रीकरण की भेंट चढ़ गया। लेकिन उसमें हुआ ये है,
कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून पारित हो गया। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान के तहत हुआ। तो आइए अब इसको समझें, और जितने भी हमारे बीच ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें कि दिव्यांग अब हम कहते हैं, डिसेबिलिटीज विच हैव इन्फ्लिक्टेड द लाइव्स ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनसे जुड़े कुछ मुद्दे अब यहां पे लेते हैं। जैसा मैंने कहा, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान। Parliament's winter session 2016 washed out, but one good thing passed a crucial legislation, Rights of Persons with Disabilities Act 2016। तो विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 एक अन्यथा बर्बाद हो चुके संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुआ। 10 years ago, India had signed the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. Now, finally, our domestic laws have become compliant with that charter. एक दशक पूर्व भारत ने यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। आज जाकर भारत के स्थानीय नियम उसके साथ सुसंगत हो गए हैं। This law will help India realize the vast human potential wasted at present. अब भारत को बेकार चले जाने वाली मानवीय क्षमता का उपयोग करने में इस कानून से मदद मिलेगी। सेंसस क्या कहता है, हमारी जनगणना के आंकड़े क्या कहते हैं? इन 2011 द पॉपुलेशन विद डिसेबिलिटीज वाज अराउंड 2.2%, लेकिन यथार्थवादी अनुमान यानी कि रियलिस्टिक एस्टीमेट कहते हैं कि 4 से 5% होगा। गैप क्यों है? क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होती है, गलत जानकारियां लोग कई बार दे देते हैं, छुपा जाते होंगे किसी भी कारण से। और दूसरा, ब्रॉडर स्कोर ऑफ 21 कैटेगरीज इंक्लूडिंग ऑटिज्म, थैलेसीमिया, एसिड अटैक विक्टिम्स एक्सेट्रा। तो इस तरह की कुछ कैटेगरीज और जो ऐड हुई, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है, स्पेशली एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए। मानवता के इतिहास में जो सबसे घिनौने अपराधों में एक है, वो है कि आप एसिड अटैक का अपराध देखते हैं समाज में होते। इस अपराध के लिए तो जो सजा दी जाए वो कम ही होगी। और निश्चित तौर पर अलग अलग सरकारों ने इस गंभीरता को समझते हुए विभिन्न कानूनी तरीके अब उपलब्ध कराए हैं जिनसे न्याय हो सके। लेकिन भारत में कानून तो कभी समस्या रहा ही नहीं है। समस्या भारत की है एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन में हम हर बार पिट जाते हैं, क्योंकि क्रियान्वयन एक अनग्लैमरस चीज है, वो तो रोज रोज होने वाली बोरिंग चीज है। लेकिन कानून बनाना एक धमाकेदार चीज होती है, और ये समस्या भारत में पहले दिन से रही है। ये कोई आज की सरकार की बात तो है नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं, इन एडिशन टू द ग्लैमरस एंड द बिग बैंग अनाउंसमेंट्स, वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द अनग्लैमरस टास्क ऑफ डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन। 64% ऑफ डिसेबल्ड आर अनएम्प्लॉयड। कितना भयानक आंकड़ा है। 64% विकलांग या दिव्यांग भारत में बेरोजगार हैं। तो ये एक तरह से दोहरी विकलांगता हो गई। Hence, the quota for persons with disability is now 4% in educational institutions and government jobs. Accessible India campaign is the PM's ambitious program for दिव्यांग। तो जैसा हमने देखा, दिव्यांगों हेतु सुगम्य भारत अभियान एक बहुत बड़ा कैंपेन लाए हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि accessibleindia.gov.in है, आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फाइनली, वर्ल्ड बैंक ऑलवेज फाइंड्स इंडिया ग्रेट ऑन पॉलिसीज बट रादर पुअर ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तो हमें विश्व बैंक ने जो कहा है वो तो हम दैनंदिन जीवन में महसूस कर ही लेते हैं कि भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्रियान्वयन में अक्सर कमियां छूट जाती हैं। तो यदि हम उसे सुधार पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम लिया जाएगा। आई होप दिस एंटायर इशू इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बाद वी नाउ कम टू द थर्ड एडिटोरियल, कीप यूजिंग द वेरियस सर्विसेज वी आर ऑफरिंग इन बोधी बूस्टर। ये रही इसकी साइट, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है हिंदी बोधी बूस्टर, बहुत ही रिच रिसोर्सेज से पूर्णतः समृद्ध। और ये है हमारी बोधी न्यूज़ की वेबसाइट, बोधी समाचारों की वेबसाइट, जिस पर आपको रोज़ाना हफ्ते में 5 बार डिटेल में न्यूज़ एनालिसिस मिलता है। साथ ही साथ एक कंप्लीट डाउनलोडेबल PDF भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसका आप
पूरा फायदा लें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आई होप दिस इज क्लियर। ये रहा इसका डाउनलोडेबल PDF, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। वी मूव ऑन टू द थर्ड एडिट नाउ। ये रही हमारी प्रीमियम सेवा। द थर्ड एडिट is an amazing article, The Tournament of Shadows। बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के इस लेख से रिवाइज हो जाएंगे। बहुत गहराई से हम आपके लिए बिंदु भी लेकर आ गए हैं। अ टूर्नामेंट ऑफ शैडोज, व्हाट इट विल टेक फॉर ट्रम्प टू कंटेन एंड एक्सपैंडिंग चाइना। तो जो लोग ये उम्मीद और आस बांधे हुए बैठे थे कि निर्वाचक मंडल शायद ट्रंप को परास्त कर देगा अमेरिका में और वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, आपको पता ही है दैट द इलेक्टोरल कॉलेज आल्सो हैज वोटेड इन फेवर ऑफ ट्रंप बाय मेजॉरिटी एंड हेंस ही इज ऑल सेट टू बी इनॉग्रेटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इस लेख का सारांश आपको त्वरित रूप से बता देता हूं। देखिए, चीन ने दक्षिण एशिया के लिए एक जीरो सम गेम की नीति अपना रखी है। चीन पूरी तरह से भारत विरोधी रुख राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से अपना चुका है। चीन ने यह तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए, भारत के हितों को समाप्त करके ही वो दम लेगा। इसीलिए उसके जो विभिन्न कदम हैं, जो हम इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि गैर कानूनी रूप से भारत की छीन ली गई जमीन पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। लेकिन जब चीन के ताइवान के दावे पर कोई भी दूसरा देश कुछ बोले तो चीन को बहुत क्रोध आता है। ये सारे मुद्दे इसमें इवैल्यूएट होंगे। When Trump administration is all set now for inauguration, the entire pieces in this huge puzzle, geostrategic puzzle, where India has its own reasons to be extremely wary of China, which has adopted a zero-sum strategic approach towards it, क्या क्या इसमें अब इवॉल्विंग इश्यूज आएंगे। पॉइंट नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना, अ शैडो बॉक्सिंग गेम कमेंसेस, इंडिया इज चीयरिंग। अब डोनाल्ड ट्रंप बनाम चीन, एक छाया मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो गई है। भारत तो खुशी होगा क्योंकि चीन ने इतनी पीड़ा दी है भारत को हाल के वर्षों में कि कोई भी यदि चीन को पीड़ा देगा तो भारत के हित उसमें सधते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। सेकेंड, एवरी न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज बीन ग्रीटेड विद सम ताइवानीज क्रैकर। देखिए, पिछले कई प्रेसिडेंसी से अमेरिका में whenever there is a new president, always ताइवान इशू हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, हुआ क्या है कि जब 1949 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट चाइना बनाया था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसके पहले जो चीन पे राज करते थे चियांग काई शेक ऑफ द कुओमिंटांग पार्टी KMT, वो चले गए थे भागकर ताइवान नामक द्वीप पर, जिसको बना दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC। तब से लेके आज तक ये दोनों देश एक दूसरे को अपना अभिन्न हिस्सा बताते आए हैं और इसलिए ये बहुत जटिल मुद्दा बन गया। अब चीन हो गया बड़ा और मजबूत, इस वजह से चीन से मतलब है PRC। तो अमेरिका ने पिछले 40 सालों में नीति रखी थी कि ताइवान मुद्दे पर अपने मुंह से कोई भी राष्ट्रपति कुछ कहेगा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते ही ट्वीट कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता कि क्यों वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए अमेरिका बाध्य है। तो चीन में लिटरली it was an absolute earthquake because they had never expected such an out of turn tweet by Mr. Donald Trump। भारत के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल। बिल क्लिंटन को ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस हुई थी, चीन ने अपनी सेनाएं वहां तैनात कर दी थी और ताइवान को हड़पने की तैयारी थी, मिसाइल छोड़े थे, हालांकि वो सुलझ गया था। जॉर्ज बुश के साथ एक क्रैश की घटना थी, ओबामा के साथ चाइनीज शिप्स हैरेस्ड US नेवी शिप, और ट्रंप ने जैसे ही अभी ट्वीट किया उसके बाद एक अमेरिकन नेवी का ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन, चीन की नौसेना ने जब्त कर लिया था, बाद में रिलीज भी कर दिया। थर्ड, कोर लीडर शी जिनपिंग। अब चीन की आंतरिक राजनीति पे बात कर लेते हैं। शी जिनपिंग ने खुद के लिए कोर लीडर का खिताब हाल ही में हासिल किया है और माओ जेडोंग के बाद वो वहां के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आए हैं। वो फिलहाल कौन सा एजेंडा चला रहे हैं? सबसे पहले नेशनलिज्म। चीन में राष्ट्रवादी एजेंडा पूरी तरह से हावी है, प्लस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, सैन्य आधुनिकीकरण चल रहा है पूरी गति से और साथ ही सेना का आकार घटाने का प्रयास हो रहा है। 23 लाख से घटाना चाहते हैं शी जिनपिंग। एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोधी। शी जिनपिंग साहब जब से 2012 से राष्ट्रपति बने हैं चाइना के, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करके उनकी सत्ता खत्म कर दी है। एंटी करप्शन। एंड फाइनली शोरिंग अप अ स्लोइंग इकोनॉमी।
The problem with the Chinese economy is its sheer size and the rate of growth that China now wants to maintain. It's becoming more and more difficult with every passing year due to a confluence of multiple complex factors. 4. China's People's Liberation Army has installed high-tech weapons on the Spratly Islands. अब आपको दक्षिण चीनी सागर का विवाद तो पता ही है, वहाँ के अलग अलग द्वीपों पर चीन बोल रहा है हमारा तो हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से आधिपत्य है, आसपास के सारे आसियान देश बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है। यूनाइटेड नेशन ने UNCLOS कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के तहत भी बोल दिया कि नहीं चीन ने गलत किया, वगैरह वगैरह। अब वहां चीन ने स्प्रैटली द्वीप पर सबसे आधुनिक हथियार तैनात किए हैं। यह सीधे सीधे अमेरिका को एक तमाचा है कि हम तुमसे नहीं डरते। चाइना हैज थ्रोन द आसियान सॉलिडेरिटी इनटू शैम्बल्स। आसियान के जो देश हैं उनके बीच में पूरी तरह चीन ने दरारें डाल दी हैं। हर देश अपने हिसाब से चीन के प्रति रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है। Taiwan, which is the Republic of China, was trumped earlier when US made friends with the PRC of MAP. Now, Trump made an entry with, I don't know why US has to be bound by one China policy at all. अब हुआ यह है कि क्योंकि पहले अमेरिका ने पूरी तरह से PRC के साथ ही मित्रता की थी और ROC को पूरी तरह से डंप कर दिया था, तो आज ट्रंप के इस तरह से एक वर्बल अटैक करने से ताइवान डेफिनेटली हैप्पी है, लेकिन ताइवान को साथ ही ये भी डर सता रहा होगा कि मैं कहीं एक बार्गेनिंग चिप बन के नहीं रह जाऊं इन दो सुपर पावर्स की लड़ाई में। एक बहुत मजेदार फैक्ट, 7th, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने बाउंड्रीज को खत्म किया है देखिए। चाइना एम्प्लॉयज 1 लाख US वर्कर्स इन द US itself. A Chinese tycoon has threatened to cut 20,000 jobs. Donald Trump became president on one of the major electoral planks that he will protect the jobs of Americans inside America. Now, China is a major employer within America itself. Its companies employ Americans up to 1 lakh. And one of them tycoons has threatened कि मैं तो 20,000 नौकरियां कट कर दूंगा। कितनी मजेदार सिचुएशन है। चाइना इज अ करेंसी मैनिपुलेटर। युआन की वैल्यू को चाइना जिस तरह से मैनेज करता है, अमेरिका बहुत नाराज है कि भाई ऐसा करके आप अपने एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बना देते हो। बट रिसेंटली चाइना हैज बीन फेसिंग ह्यूज आउटफ्लोज, जिसकी वजह से उसको बहुत डॉलर को गिराने के प्रयास करने पड़ रहे हैं। व्हेन इट रिलैक्सेस एंड लेट्स युआन लूज, ट्रंप विल बी वेरी अपसेट। अब जब इसकी रिवर्स साइकिल आएगी, जो हमने पहले के कुछ अंकों में अलग से बात की है, तो ट्रंप और डबल नाराज हो जाएंगे। ये एक तकनीकी मुद्दा है, अभी स्कोप नहीं है कि मैं इसमें बहुत गहराई से जाऊं। पिछले कुछ इश्यूज आप जरूर देखिएगा और आपको इस पे बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। अब पिछले इश्यूज अगर आपको एक साथ देखने हो तो कहाँ देखें, ये आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा रिसोर्स है news.bodhibooster.com पे। जब आप जाएंगे होम पेज पे, यहाँ आपको ऑल न्यूज वीडियोस की टैब दिखेगी, इसको आप क्लिक करें और ऑल न्यूज वीडियोस पे जाके आपको यहाँ पर ऑल बोधी न्यूज का ये एक प्लेलिस्ट दिखेगी। इस प्लेलिस्ट को आप आराम से सुन सकते हैं और यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप श्रुति सुन लीजिए। दीज आर द ऑडियो वर्जन्स ऑफ ऑल आर डेली वीडियोस। तो आप आराम से ये श्रुति जो पूरी प्लेलिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगी, इन्हें आप सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत समय से ये श्रुति हमारी यहाँ पे ऑन है, आप इन्हें पढ़ लें, मेरा मतलब है सुन लें और आपका काम हो जाएगा। पढ़ना, देखना, लिखना, सुनना। ओके, सो वी गेट बैक टू द टास्क एट हैंड। ये पूरी तरह से बोधी एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स है, आप इसको यूज करें, बहुत फायदा होगा आपको। बेस्ट पार्ट, इट्स फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन। यूएस इन द एशिया पैसिफिक। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सामरिक स्थिति क्या है देखिए। एक तो उसके हैं एलाइज यानी कि सहयोगी देश, और दूसरे हैं फ्रेंड्स यानी कि मित्र देश। इंडिया, वियतनाम उसके फ्रेंड्स हैं। एलाइज यानी सहयोगी, जहां वो मिलिट्री बेसिस भी बना लेता है, जापान, कोरिया, सिंगापुर एक्सेट्रा। थ्रेट, यूएस गेटिंग ड्रैग्ड इनटू द मिडिल ईस्ट ड्यू टू द ईरान टैंगल। अब ये इवॉल्विंग सिचुएशन में भारत के लिए तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है कि यदि ईरान के कुछ कदमों के द्वारा अमेरिका, जिसने बहुत मुश्किल से खुद को मध्य पूर्व से पिछले कुछ सालों में बैरक ओबामा के अंडर बाहर निकाला है, यदि वो फिर से उसमें खींच लिया गया तो उसका सारा फोकस मिडिल ईस्ट हो जाएगा, वो एशिया से पूरा ध्यान कम कर देगा। ये भारत के लिए बुरा होगा। 11th, जिससे मैंने शुरुआत की थी, चाइना हैज टू, ऑथर कह रही हैं, चाइना हैज स्टूपिडली टर्न्ड साउथ एशिया इनटू अ जीरो सम गेम अगेंस्ट इंडिया। देखिए, चीन ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत से उसने जो सीधी टक्कर ले ली है कि मैं तुम्हारे सारे हितों को नुकसान पहुंचाऊंगा,
एनएसजी की बात हो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में इतने अड़ंगे डाले, मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट की लिस्टिंग की बात हो, उस पर उसने अड़ंगे डाल के बैठा हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की दावेदारी हो उस पर, वगैरह वगैरह। तो ये लॉन्ग रन में चीन को ही इससे बहुत नुकसान होने वाला है। ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये है कि चीन यदि भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो क्या भारत जैसा बाजार उसे कहीं मिल पाएगा? क्या पाकिस्तान से उसकी दोस्ती भारत से होने वाली संभावित दोस्ती से ज्यादा बड़ी कभी भी हो सकती है? द वेरी ऑब्वियस आंसर इज नो, बट अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैज पुश्ड चाइना इन दैट डायरेक्शन। लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, तो क्या पता आने वाले वर्षों में हम क्या देखें। 12th, जस्ट लाइक चाइना वांट्स इंडिया टू अफर्म द वन चाइना पॉलिसी, इंडिया वांट्स चाइना टू अफर्म द वन इंडिया पॉलिसी इंक्लूडिंग एंटायर JNK। तो चीन चाहता है ताइवान पर आप उंगली न उठाओ, तो भारत भी तो चाहेगा ना पूरे कश्मीर पर आप उंगली न उठाओ। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, which is a social and education related issue. The fourth edit for today, the education policy of the Aam Aadmi Party in managing the schools in Delhi. तो आइए, in tune with keeping our entire portal completely unbiased, fully objective and fact driven, अब हम कवर करेंगे कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में चल रही सरकार का दिल्ली के स्कूलों यानी विद्यालयों को प्रबंधन करने के संबंध में क्या क्या बातें हो रही हैं। इसके 9 पॉइंट्स हमने 8 पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट दीज आर 9 पॉइंट्स, वो 6 गलती से 8 हो गया। वेरी सॉरी अबाउट दैट स्मॉल एरर, इसे हम ठीक कर लेंगे। Delhi's आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट कीप्स अटैकिंग NDA-2 गवर्नमेंट बट इन एजुकेशन दे एंजॉय ऑटोनॉमी। सभी को पता है कि मोदी सरकार के साथ आप सरकार की, दिल्ली सरकार के लगातार संघर्ष घर्षण होते रहे हैं, लेकिन जहां तक शिक्षा का सवाल है उसमें किसी भी तरह का संघर्ष नहीं, क्योंकि संपूर्ण अधिकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास ही है। ये पहला है। ये कैसे हुआ आपको पता ही है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, जिस तरह से विषयवार सूचियां संविधान में दी गई हैं, तो उसमें केंद्र की सूची, राज्य सूची और एक कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, उसके हिसाब से एजुकेशन पर आपकी सरकार का ही नियंत्रण है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन का हमें यहां से थोड़ा सा हिंट मिलता है। टीचर वैकेंसीज इज 25%, नेशनल एवरेज इज 17%। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली में शिक्षकों की रिक्तियां ज्यादा दिख रही हैं राष्ट्रीय औसत से? क्योंकि इनका कहना है, मनीष सिसोदिया का, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति भी इनकी बातों से ये लगते हैं, Delhi faces an infrastructural problem. Teacher pupil ratio definitely is bad, but the classroom pupil ratio is even worse. देखिए, ये जो लेख अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको भारत की एक बहुत बड़ी, सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत की बहुत बड़ी विसंगति अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। भारत की बहुत सारी समस्याओं की जड़ हमारी सरकारी स्कूली व्यवस्था में, जो हजारों करोड़ रुपए डकार जाती हर साल आउटपुट के नाम पर, बहुत कम स्थिति होती है। तो क्या उसे हम सुधार नहीं सकते? देखते हैं। दिल्ली में इनका कहना है शिक्षा व्यवस्था में एक अधोसंरचना की समस्या है। समस्या यह है कि टीचर पीपल रेशियो तो बैड है ही, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तो खराब है, लेकिन क्लासरूम पीपल रेशियो इज वर्स्ट। कक्षा विद्यार्थी अनुपात इससे भी बुरा है। इसीलिए आम आदमी की पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है 8000 क्लासरूम बनाएंगे तो कम से कम प्रति क्लासरूम 35 से 45 बच्चे ही होंगे, तो एटलीस्ट द क्लासरूम पीपल रेशियो विल इंप्रूव। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा जल्दी से हो जाए। फोर्थ, 25% वैकेंसीज फॉर परमानेंट टीचर, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द रिक्रूटमेंट। और मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति करने की सरकारी पद्धति बिल्कुल गलत है। इसमें इतना ज्यादा समय लगता है कि वो कभी भी पद्धति रिजल्ट दे ही नहीं पाती है, तब तक सरकार बदलने की नौबत आ जाती है। इसीलिए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल, जिन्हें अधिकार दिया गया कि आप आगे जाकर रिक्रूटमेंट कर ले, वो करना आवश्यक है। टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, कैम्ब्रिज और आईआईएम्स भेजे गए हैं, और गोल यह है कि सिर्फ सीबीएसई के नतीजे नहीं सुधारे जाएं, बल्कि लर्निंग आउटकम छात्रों के लिए सुधारा जाए, परिणाम लक्षित व्यवस्था। इनका कहना है कि मिनिस्टर्स या डायरेक्टरेट शुड नॉट बी कंट्रोलिंग द करिकुलम। बहुत ही उम्दा विचार है, और यही प्रार्थना है कि पूरे भारत में यह विचार फैले कि जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है, ये मंत्री महोदय या निदेशालय कैसे तय करेगा? ये तो शिक्षकों, प्राध्यापकों के हाथ में होना चाहिए, प्राचार्यों के हाथ में होना चाहिए। तभी शिक्षा में परिणाम परक शिक्षा लाने की व्यवस्था या वैसी कोशिश सफल हो पाएगी। इनोवेशंस, किस तरह के नवाचार किए हैं, नव प्रवर्तन किए हैं, रीडिंग मेला, पठन मेले आयोजित हुए हैं, समर कैंप, ग्रीष्मकालीन शिविर आदि। एक बहुत बड़ी बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यहां पे कही है,
भारत में यह सोच है कि गरीब का बच्चा तो संसाधनों से तो गरीब है ही, वो हमेशा गरीब ही रहेगा, वो कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकता। ये आत्मविश्वास ही नहीं है व्यवस्था में। इनका कहना है कि ये आत्मविश्वास यदि डेवलप कर दिया जाए तो गरीब बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सोचने लायक बात यह है कि 70 साल में यह आत्मविश्वास डेवलप क्यों नहीं किया गया। इस तरह से ये चौथा मुद्दा हमें भारत के समाज पर एक बहुत बड़ी समस्या ने जो मंडरा रही है समाज पर, उसे ठीक करने की दिशा में एक छोटा सा कदम हमने समझने का प्रयास किया। आप निश्चित तौर पर इनसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा काम करने का प्रयास कर रहा है तो कम से कम हमें उस बारे में जानना तो चाहिए। आज का हमारा अंतिम एनालिसिस बहुत ही धमाकेदार एनालिसिस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, द फाइनल चैप्टर। क्या बीसीसीआई की कहानी समाप्त होने की कगार पे है? सबसे पहले आपको 1 मिनट में इसका बैकग्राउंड बता दूं। भारत में क्रिकेट पर एक छत्र राज किया है बीसीसीआई ने, कभी किसी दूसरे को उठने नहीं दिया, कुचल के रख दिया। In India, the entire game of cricket has been monopolized by the BCCI and it has never allowed any other organization to make a mark. फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट लीग ICL, जी टीवी के सुभाष चंद्रा ने एक बार कोशिश की थी, तो जिन क्रिकेटर्स ने जरा सी भी सहानुभूति दिखा दी थी ICL के प्रति, BCCI अपने सारे हथियार लेके उन क्रिकेटर्स का करियर बर्बाद करने और उनको आइसोलेट करने में पूरी ताकत से वर्षों तक जुटा रहा। उस BCCI को आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसी पहाड़ी के किनारे पे खड़ा कर दिया है कि या तो चुपचाप सारी बातें मान लो और या आपका खेल खत्म है। यह है इस एडिटोरियल का सार। Complete reform is the inevitable conclusion one can sense in cricket and sports too. क्रिकेट और खेलों में अब पूर्ण सुधार अपरिहार्य हो गया है, ऐसा साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज टोटली क्लियर इन इट्स अप्रोच टुवर्ड्स द बीसीसीआई रिफॉर्म और पेरिश। उच्चतम न्यायालय ने कई सालों से चल रहे इस झगड़े में अब अपना अंतिम निर्णय यह सुना दिया है कि या तो सुधार कर लो या समाप्त हो जाओ। तो इसका पूरा क्रोनोलॉजी अब हम समझते हैं, घटना श्रृंखला हम समझें, घटनाक्रम को समझें। सबसे पहले RM लोढ़ा कमेटी अपॉइंट की गई थी। जस्टिस RM लोढ़ा समिति नियुक्त हुई थी कि भाई BCCI को लेकर जो शिकायतें मिल रही हैं कि अपारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो RM लोढ़ा साहब को बोला गया कि आप बताइए इसको कैसे सुधारें। तो BCCI ने तो पहले उन्हीं के साथ कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन सब कुछ कर कुरा के उस समिति ने अपनी अनुशंसाएं BCCI को दी थी और BCCI ने मानने से इनकार किया। अब देखिए चेन ऑफ इवेंट्स इन पॉइंट 4, घटनाओं की श्रृंखला। SC अपॉइंट दी RM लोढ़ा कमेटी। यह समिति नियुक्त होने के बाद कमिटी रेकमेंड्स अपॉइंटिंग अ CAG मेंबर ऑन द बोर्ड्स अपेक्स कमिटी। यहां पे यह विस्फोट हो गया। समिति ने क्या कहा कि भैया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एक सदस्य को बोर्ड के निदेशक मंडल में बिठा दो। तो यदि भ्रष्टाचार हो रहा होता, BCCI ने नेचुरली कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न तो डायरेक्ट है, न तो इनडायरेक्ट बाय सीकिंग फेवर्स है। लेकिन BCCI ने कहा, अब उसने गेम खेलना शुरू किया। नेचुरली इतने बड़े गेम को कंट्रोल करिए, थोड़े गेम तो खुद भी खेल ही सकती है। BCCI ने कैग सदस्य की नियुक्ति को कैसे टाले, उसके लिए क्या किया, यह भांडाफोड़ बाद में हुआ। समझिए, BCCI आज भी कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। BCCI स्पोक विद द ICC। अब उसने अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट काउंसिल है उससे बात की, जहां के अध्यक्ष भी एक भारतीय हैं, शशांक मनोहर साहब। BCCI seeks a letter from ICC citing this suggestion from the Supreme Court appointed RM Lodha committee that it is a threat to the BCCI's recognition by ICC because it is government interference. BCCI ने ICC को कहा कि आप ये कहो कि यदि ऐसा होगा, यानी कि कैग सदस्य की नियुक्ति, तो यह सरकारी दखल अंदाजी के चलते हम BCCI की मान्यता को रद्द कर देंगे। और उन्होंने BCCI ने सुप्रीम कोर्ट को ICC ने ऐसी आपत्ति उठाई ये बता दिया, जबकि ICC ने ऐसी आपत्ति नहीं उठाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ICC से पूछा और ICC ने कहा ये तो गलत है, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बोला कि शपथ पत्र दाखिल करके बताइए सच्चाई क्या है। बीसीसीआई ने तथाकथित झूठा शपथ पत्र बता दिया। तो अब बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर साहब पर यह आरोप है कि आपने झूठा शपथ पत्र मतलब परजुरी का आपने क्राइम कमिट कर दिया। परजरी अर्थात शपथ लेकर न्यायालय में झूठ बोलना, यह सबसे बड़ा खतरा आज बीसीसीआई के सिर पर मंडरा रहा है। पूरी चेन ऑफ इवेंट्स आपको क्लियर हो गई, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और फाइनली बीसीसीआई kept dragging its feet. On 3rd December, the Lodha committee gave a status report recommending appointing ex-Home Secretary G.K. Pillai as the observer. तो ये तो एंड गेम है, प्लस फायरिंग एंटायर इनएलिजिबल बोर्ड ऑफिशियल। उसके बाद पवार साहब ने खुद ही रिजाइन कर दिया, प्लस पिल्लाई वर्किंग विद द बीसीसीआई सीईओ। तो बीसीसीआई लगातार अपने फीट ड्रैग करना, ड्रैगिंग फीट का मतलब होता है आलस के चलते काम को टालते जाना। आलस से यहां पे आशय है किसी काम को नहीं होने देने की मंशा से। तो फाइनली अब जनवरी 2017 की स्थिति यह है कि करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये थे हमारे 5 आज के एडिटोरियल। इस पे परीक्षा में बनने वाले संभावित प्रश्न ये हैं। दीज आर द पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस व्हिच कैन बी क्रिएटेड। इन्हें आप अवश्य नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5। जिन बच्चों को क्विजेस सॉल्व करना बहुत पसंद है, आपके लिए स्क्रीन पर हमने लिंक दे रखी है, यहां जाकर आप हर बोधी प्रश्न का एक कंपाइलेशन एक ही पेज पर पा सकते हैं। सब फ्री है, आराम से इसे सॉल्व करें। बोधी बूस्टर ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। और जैसा मैंने कहा, बोधी भाषा सेवा बहुत जल्दी शुरू हो रही है। अंग्रेजी इजी, स्पॉन्टेनियस और प्रैक्टिकल तरीके से सीखने की हमारी ये सेवा। आज के फ्री रिसोर्सेस हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, पीडीएफ अवश्य डाउनलोड कीजिएगा। हमारी वेबसाइट है news.bodhibooster.com। दिस इज द वेबसाइट फॉर बोधी न्यूज विच इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बोधी बूस्टर। तो ये कंप्लीट 360 डिग्री सॉल्यूशन हमने लर्नर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है। मेक फुल यूज ऑफ इट। तो आज के लिए बोधी समाचारों के इस अंक में इतना ही। संदीप मानुधने को आप इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। आई होप यू आर एंजॉइंग आवर एफर्ट। जाते जाते सिर्फ एक चीज, आज के जो 5 प्रश्न मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए थे, इन 5 प्रश्नों पर यदि आपके कोई विचार हैं या कोई छोटे उत्तर हैं, इफ यू आर विलिंग टू राइट अ स्मॉल आंसर ऑन दीज 5, प्लीज पोस्ट दैट आंसर राइट इन द यूट्यूब कमेंट बिलो दिस वीडियो। और वहीं पर आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस एक्सरसाइज में और अपना राइटिंग स्किल सुधार सकते हैं। आप कमेंट हिंदी या इंग्लिश दोनों में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारे साथ और गहराई से आप जुड़ते चलें और हम डेफिनेटली आपके लिए नए नए संसाधन लाते रहेंगे। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द कल ही आपसे फिर मुलाकात होगी। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।